हेलो फ्रेंड, आपका इस टेक्निकल पढ़ाई चैनल पर स्वागत करते हैं। आज सोम का आज लेक्चर सेकंड आप लोग के लिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लेक्चर सेकंड में पढ़ाई करना है कि आखिर सोम कहते किसे हैं, सोम में क्या स्टडी करेंगे। सोम इज ए स्टडी ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ फोर्स डेवलप ड्यूरिंग द इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी व्हेन द सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड। वहाँ पर एक्सटर्नल लोड कोई बॉडी में, जैसा कि आप लोग इस बॉडी को देख रहे होंगे, इस बॉडी में आप लोग कहीं दो लोड क्रिएट है, दो इधर दोनों तरफ लोड लगा हुआ है। उस लोड लगने के बाद आप लोग इस बॉडी का जो मटेरियल है ये स्माइलिंग क्रिएट किया हुआ है, इस दोनों का बीच में क्या हो रहा है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। जब इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्रिएट होगा। उस इंटरनल रेसिस्टेंस जो हम लोग डेवलप करते हैं उसी में हम लोग सोम में उसी को हम लोग सोम में स्टडी करते हैं। सो वही सोम क्या बोल रहा है, वो स्टडी ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, उसी में हम लोग का सोम को स्टडी करेंगे। और उससे जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है एक तरह का प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, उसी को जो इंटरनल रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। जैसे कि इस स्ट्रेस इक्वल टू आर बाई ए, आर में इसी इंटरनल रेसिस्टेंस और इस इंटरनल रेसिस्टेंस की इक्वल टू लोड होता है। उस जितना इंटरनल रेसिस्टेंस अब बाहर से अंदर से लगेगा उतना ही बाहर से जो लोड लगता है उसी का इक्वल होता है। स्ट्रेस इक्वल टू लोड बाई एरिया। और इसमें सेकंड है कि वाई इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन आखिर तक क्यों होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्यों होना चाहिए, क्योंकि वही रिकवेबल डिफॉर्मेशन होता है, और या तो फिर डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट इन वेरी स्मॉल, और बहुत ही स्मॉल होता है। उसके लिए हम लोग का इलास्टिक डिफॉर्मेशन आप लोग के लिए होना चाहिए और उसका विद इन द लिमिट तक होना चाहिए। और सेकंड हम लोग का देखते हैं कि इसमें हम लोग इसमें प्लास्टिक एक मटेरियल है, उस प्लास्टिक मटेरियल में इलास्टिक डिफॉर्मेशन लिमिट तक नहीं हो सकता। उसमें एक ऐसा मटेरियल प्लास्टिक में आप लोग इलास्टिक लिमिट तक नहीं, ज़्यादा पीरियड तक भी हो सकता है। और सेकंड है उसमें एम, आखिर सोम में हम लोग मतलब सोम पढ़ रहे हैं, उसमें सोम में आखिर क्या एम है, हम लोग का एम क्या है। सोम में जो हम लोग सब्जेक्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका एम क्या है, तो एम इसमें यही है कि कोई भी जो टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिफॉर्मेशन स्ट्रेस स्ट्रेन under the different loading condition within the help of experimental obtain the elastic constant like Young modulus and shear modulus etc। यहाँ बोल रहा है कि कोई भी हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे कि यहाँ पर जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस स्ट्रेन अंडर द डिफरेंट जो लोडिंग, मान लीजिए जो बॉडी है उस बॉडी पर एक लोड लगा, इस लोड लगने के बाद कितना डिफॉर्म किया, उसका जो एक्सप्रेशन मतलब जो उसका ड्राइव हम लोग जो करेंगे कि कितना आखिर तक कितना डिफॉर्मेशन होता है, उसी को डेरिवेशन जो हम लोग उसी सोम में ही हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ यंग मॉडुलस, या तो शेयर मॉडुलस के कारण हम लोग उसी को हेल्प के थ्रू हम लोग इसमें इसका डेरिवेशन यहाँ पर हम लोग करेंगे। इसके बाद बेसिक एजम्पशन इन सोम में कुछ मतलब एजम्पशन किया गया, कुछ माना गया है कुछ चीज़ को सोम में हम लोग उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है कि कंपोनेंट आर एज्यूम टू बी मासलेस, को भी कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पर मासलेस मानते हैं। आखिर इसका एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे कि सोम को कंपोनेंट को हम लोग मासलेस क्यों मानते हैं, क्योंकि एक सपोज दैट एक शुगर गोदाम है, उस शुगर गोदाम में एक फैट आदमी है, एक मोटे आदमी है, एक मतलब पतले आदमी है। दोनों मोटे और पतले आदमी ने इस शुगर का बोरी यहाँ से लाकर यहाँ रख रहा है, यहाँ से यहाँ रख रहा है, ये भी रख रहा है। दोनों का लोड सेम है, इसका मतलब कि दोनों जो लोड लग रहा है दोनों का लोड है जो सेम है, और इसका बॉडी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बॉडी पर मतलब डिपेंड नहीं कर, ये पतला है कि मोटा है इस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि आखिर ये क्या कर रहा है, लेकिन दोनों लोड उतना ही ला रहा है, मतलब दोनों जो शुगर का बोरी है उतना ही ला रहा है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं, इसी एग्जांपल है कि कंपोनेंट को हम लोग यहाँ मासलेस बोलते हैं। और सेकंड है कोई, जैसे कि हम लोग 1990 का पुल देखें तो पहले का पुल बहुत मोटा का मतलब लेयर वाई होता था, बहुत ही लेयर होता था, लेकिन अब का जो पुल देखते हैं जो बहुत ही मतलब पतला होने के बाद भी लोड का बहुत संभालता है। इसका मतलब ये होता है कि कंपोनेंट पर फर्क नहीं पड़ता है कि कंपोनेंट क्या है उसका लोड। इसमें भी अगर देखें तो दोनों का कंपोनेंट इसमें लोड का कितना है, लोड सबसे ज़्यादा इस पे लग रहा है। 2020 में अगर देखें तो लोड इस पे अभी इसके कंपेयर में यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। इसी के हम ये कह सकते हैं कि लोड कंपोनेंट को हम लोग मासलेस यहाँ एज्यूम इसीलिए किया गया है कि कंपोनेंट आर एज्यूम टू बी मासलेस, क्योंकि कंपोनेंट एक मासलेस के लिए यहाँ काम कर रहा है। और सेकंड जो हम लोग बात करते हैं मटेरियल शुड बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक में क्या है कि
होमोजेनियस में है कि ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजेनियस व्हेन इट इज शो द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन द गिवन डायरेक्शन। सपोज दैट इस फिगर को आप लोग देखें, इस फिगर को देखने के बाद आप लोग को बताएं कि कोई भी इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप लोग का जो डायरेक्शन होना चाहिए इलास्टिक प्रॉपर्टी का, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए किसी एक डायरेक्शन में, तो उसी को हम लोग होमोजेनियस मटेरियल बोलते हैं। जैसा कि आप लोग E1 देख रहे हैं तो E1 हर एक डायरेक्शन में आप लोग का सेम जनाई दे रहा होगा, E2 देख रहे हैं तो E2 आप लोग का सेम हर एक डायरेक्शन में E2 सेम जनाई दे रहा होगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे, इसका मतलब नहीं कि एक ही पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मटेरियल बोलते हैं। वही बोल रहे हैं कि सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए किसी एनी पॉइंट इन ए गिवन डायरेक्शन। एक इंपॉर्टेंट इसमें है, इंपॉर्टेंट नोट है कि होमोजेनियस मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट बट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। वही चीज़ बोल रहा है कि होमोजेनियस मटेरियल है, इलास्टिक प्रॉपर्टी वह इंडिपेंडेंट होता है, पॉइंट पर थोड़ी डिपेंड कर रहा है, पॉइंट के हर एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप लोग देख सकते हैं, बट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है कि किसी एक खास डायरेक्शन में होना चाहिए। और सेकेंड में है आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक मटेरियल में क्या पढ़ाई करना है उसको देखते हैं। तो आइसोट्रॉपिक में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि material is said to be isotropic and when it is show the same elastic property at a point in any direction। किसी एक डायरेक्शन में आप लोग का इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, उसी को हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पर आप लोग इलास्टिक प्रॉपर्टी हर एक E1 हर एक पर जो E1 ही है, अगर इस पॉइंट पर देखें तो हर एक पर E2 ही है, मतलब किसी एक पॉइंट पे आप लोग का जो, मतलब किसी एक पॉइंट पे आप लोग का जो मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो पूरी का पूरे सेम होना चाहिए, उसका डायरेक्शन कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है। वही बोल रहा है यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट में है कि फॉर एनी आइसोट्रॉपिक मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन बट डिपेंड ऑन पॉइंट। यहाँ बोल रहा है कैची कि वो आइसोट्रॉपिक मटेरियल है जो इलास्टिक प्रॉपर्टी वो इंडिपेंडेंट होता है डायरेक्शन पर। डायरेक्शन पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन में कोई मायने मतलब नहीं यहाँ पर ये, लेकिन बट वो पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है किस पॉइंट पे आप लोग ले रहे हैं। अगर हम लोग होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक दोनों को मिला दे तो वह होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल हो जाएगा। जैसा कि इससे होमोजेनियस में सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और आइसोट्रॉपिक में किसी भी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो दोनों को मिला दिए। तो यहाँ पे देखिए कि आप क्या ये पॉइंट जो इस पॉइंट पर आप लोग देख रहे हैं, तो क्या किसी एक पॉइंट पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये हर एक इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है और किसी एक पॉइंट पर आप लोग ये लिए है। और सेकंड में है नोट में कि कोई भी होमोजेनियस मटेरियल, एवरी होमोजेनियस मटेरियल इज नीड नॉट टू बी आइसोट्रॉपिक एंड वाइस वर्सा। जरूरी नहीं है कि हर एक होमोजेनियस मटेरियल नीड नॉट टू बी आइसोट्रॉपिक एंड वाइस वर्सा, मतलब होमोजेनियस मटेरियल आइसोट्रॉपिक नहीं हो सकता और उसके आइसोट्रॉपिक मटेरियल होमोजेनियस मटेरियल नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर सेकंड लेक्चर। अगले लेक्चर के लिए आप लोग के लिए इसी चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी से जुटे रहें। थैंक यू।